Good morning, students. Now, today I will discuss about the second part of the video. The topic is to derive the relationship among the various physical quantity. तो पहले इस बात को आप समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम लोग बहुत सा फॉर्मूला निकालते हैं, F इक्वल टू एम बी एम ए एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। आज उसी को हम प्रूव करेंगे, राइट। तो ये फार्मूला कैसे आता है, राइट। तो इस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, राइट। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि सीबीआई क्या करता है, किसी चीज़ का तहकीकात करता है तो डिफरेंट किसका किसका उससे लगाव है, जुड़ाव है, कहाँ उसका क्या कनेक्शन है ना, उसको जोड़ता है और फाइनली वो इस पोजीशन में पहुंचता है कि फाइनल कंक्लूजन में कि क्या एक्चुअल रिलेशनशिप आपस में लोगों का था और क्या घटनाएं घटित। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हमको ये देखना होगा कि अगर कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं, राइट। मान लो सपोज करो कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में निकालना चाहते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो कि एक सर्किल है, सर्कुलर पाथ है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, सेंटर इसका है और यहाँ उसको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मास होगा, ऑब्जेक्ट का मास होगा, है ना। इसमें वेलोसिटी होगा, v होगा और ये r है। तो यहाँ इतना पता चल रहा है, इसी कारण क्या इधर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं विकेंद्र बल, है ना। केंद्र के एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के कारण ही क्या है, ऑब्जेक्ट इधर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। F मान लेते हैं इसको F। तो F का जो अभी सिंपली जो हमारा सोच है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट में मास तो होगा ही, अब मोशन है तो वेलोसिटी होगा ही, सर्कुलर पाथ है तो रेडियस r होगा ही, है ना। इतना तो कोई भी समझ सकता है, राइट। अब लेकिन क्या रिलेशन होगा, है ना, F इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, है ना, ये पता नहीं है, ये रिलेशन है। आप डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से आप ये बता सकते हो कि F का वैल्यू एम बी स्क्वायर बाय आर ही होगा, राइट। ऐसा अभी हम आपको प्रूव करके बताएंगे। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, मान लो आर रिवॉल्विंग, दैट पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ whose mass is m, the radius of the circular path is r and velocity is v. ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आपका मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो हम आपको डील कर रहे थे, वही क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है, डिपेंड्स ऑन, दिया रहेगा क्वेश्चन, दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको हर वैसा आपको मालूम होना चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन ए मास m ऑफ ए गिवन पार्टिकल, b है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड c में है मीडियन स्पीड v ऑफ द पार्टिकल। आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल मेथड से इसको प्रूव करना है, राइट। तो डायमेंशनल मेथड से अगर एग्जाम में आएगा, डायमेंशनल मेथड से करना पड़ेगा। और इसका एक मेथड और है जो वेक्टर आप मोशन इन प्लेन में पढ़ोगे, है ना, तो उसमें भी आपको है एफ का वैल्यू निकालने के लिए, है ना, एफ इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर, वो वेक्टर मेथड से निकालते हैं हम लोग। चलो उसकी बात, है ना, छोड़ दो अभी हम डायमेंशनल मेथड की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आपको क्या बताया कि जो भी दिया हुआ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे केवल प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, राइट, कि किस पे कौन निर्भर करता है। जैसे मान लो ये फोर्स F है, राइट, फोर्स का निकालना है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, पहला क्या है, मास, m लिख दो, राइट। फिर हम अलग अलग नहीं लिख करके एक ही साथ लिख सकते हैं। फिर होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r, ये b में देखिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r, राइट, तो r भी लिख देते हैं, एक ही साथ लिख देते हैं। और थर्ड है v, तो v लिख देते हैं।
और इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, के एम आर वी। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसका डायमेंशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर पावर ए पावर बी पावर सी लगा देना है, राइट। बना ये डायमेंशन हो गया। इसके बाद आपको दोनों तरफ के जो भी टर्म्स आए हैं उसका डायमेंशन लिखना है। तो डायमेंशन पहले इसका लिखेंगे, है ना, राइट द अबव इक्वेशन इन डायमेंशनल फॉर्म बोल सकते हो, इन डायमेंशनल फॉर्म। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्म हम लिखेंगे, तो ये अब क्या हो गया, इसका डायमेंशन क्या होगा, m एस टी माइनस टू, राइट, इस तरह से लिख देंगे, हो गया। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये फॉर्म में लिख दिया। ये के का डायमेंशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो आपको नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए ये m क्या है, बांस है, तो नो डाउट m लिखेंगे, इसका डायमेंशन होता है, पावर क्या है, a है, नोटेशन हुए m और डायमेंशन इसका a हुआ, मास में a मान लिया, अभी पता नहीं हमको। इसके बाद देखियो r लेंथ हुआ l पावर b और b क्या हुआ l t माइनस वन, है ना, b का डायमेंशन l t माइनस वन, पावर क्या ले देंगे c। ओके, तो इतना आप तो कर ही सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और m l t माइनस टू इक्वल टू m पे पावर a, l पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा b, यहाँ से आएगा c, होगा b प्लस c, और t पावर कितना हो जाएगा माइनस c, इसको अंदर कर दीजिए, राइट। इस तरह से आपका दोनों साइड का आपको डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। इसको हम लगा के देखते हैं, इसमें क्या कहता है जो लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड का होगा, हर एक फिजिकल, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी का। यहाँ पर देखिए तो अगर इसको कंपेयर करें, यहाँ वन लिख दें, यहाँ वन लिख दें, तो बाय कंपेरिजन, बाय कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ each and every fundamental फिजिकल क्वांटिटी। ये मैंने जान के लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू आया, देखिए ए का वैल्यू कितना आया, 1 आया, और b प्लस सी का वैल्यू कितना आया, ये भी 1 आया, और t माइनस टू का वैल्यू कितना आएगा, माइनस सी आएगा। हम लिख देंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू b प्लस सी इक्वल टू 1 एंड माइनस सी इक्वल टू माइनस टू, राइट। अब इसमें हमको अस्थिर से पहले सोचना होगा। यहाँ तो मान लो बहुत सिंपल टर्म है कि कौन सा ए बी और सी या डी में से किसको हम निकाल सकते हैं आसानी से, किस वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या हुआ, सी का वैल्यू निकल गया, तो सी का वैल्यू 2 आ गया, इम्प्लाइज दैट सी इक्वल टू 2। अब इस 2 सी का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो होगा बी प्लस 2 इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, और ए का वैल्यू तो आपको मालूम है। तो फाइनल को क्या मिल गया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 1 और सी इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो फॉर्मूला इक्वेशन मेरा इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जो है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, राइट, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ
A, B and C in equation 1, we get what? We get F equal to K, M पे पावर A, M पे पावर A है तो 1, R पे पावर B तो R पे पावर B -1 और B पे पावर C, B पे पावर C 2। अब इसको क्या लिख सकते हो? K, M पे पावर M ही रहेगा और ये B स्क्वायर हो जाएगा और ये R नीचे कर दोगे, क्या हो गया? K F इक्वल टू के एम बी स्क्वायर बाय R, राइट। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इसकी चर्चा करेंगे, लिमिटेशन है। K का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते डायमेंशनल मेथड्स, राइट। K का वैल्यू प्रैक्टिकली आता है, K का वैल्यू 1 आता है ना, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह सकते हो, एक्सपेरिमेंटल, है ना, वैल्यू, या एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली यू गेट K इक्वल टू 1। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? F इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय R। इस तरह से हम लोग कोई भी फिजिकल रिलेशन निकाल सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि वो जो हम निकाल रहे हैं, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह किन किन बातों पे डिपेंड करता है। यहाँ मास पे कर रहा था, रेडियस पे कर रहा था, वेलोसिटी पे कर रहा था, डायमेंशनल मेथड लगाए और वह वैल्यू निकल गया, राइट। हाँ, K का वैल्यू मैं नहीं निकाल पाया, लेकिन एक एवरेज आइडिया जो है, एस्टिमेशन कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन या अमॉन्ग द सेंट्रीपिटल फोर्स, मास, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड द वेलोसिटी, है ना, दैट कैन बी नॉन बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, लिमिटेशन को कभी आपको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, राइट। मान लो किसी में कुछ गुण होता है तब गुण भी होता है, राइट। तो इस तरह से आपको सोचना होगा कि इसका लाभ क्या है, और लिमिटेशन मतलब हुआ कि ये कहाँ जाके फेल जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका कोई लाभ ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा, है ना, कि सर फिर इतना काहे के लिए हुआ, लेकिन हम समझौता कर रहे हैं। जहाँ पे आप कोई फॉर्मूला भूल जाओगे, जैसे आप F इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय R सपोज करो, और वहाँ पे अगर B स्क्वायर बाय R होता है कि R ऊपर होता है, और ऐसा दिमाग में अगर आ जाता है एग्जाम के समय में, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। डायमेंशन का सहारा लेकर के आप उसको प्रूव कर सकते हो या अपने आप को आश्वस्त कर सकते हो, राइट, कि क्या होना चाहिए। तो कभी कभी एग्जैक्ट जो होना चाहिए रिलेशन उस पर हम नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी एक क्या रिलेशन होना चाहिए अनुमानित, वो अनुमान तो लगा सकते हैं, एस्टिमेट तो कर सकते हैं। ये डायमेंशनल एनालिसिस का ये लाभ है, राइट। लेकिन इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन को भी जानना जरूरी इसलिए हो जाता है कि अगर लिमिटेशन को नहीं जानेंगे, है ना, और आप उसी को केवल फॉलो करोगे, तो हो सकता है कि फिर कंट्राडिक्शन भी हो जाए आप में, आपको लगे कि फिर ये ऐसी यही आना चाहिए था, या आ नहीं रहा है, ठीक है। आप देखो, हम जब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि सर एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। जैसे आप तो एक तो आपने पहले देख लिया कि अभी जो हम प्रूव किए K का वैल्यू नहीं आता है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द फिजिकल रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट। आप देखोगे K का वैल्यू कहीं 2 पाई आता है, कहीं 4 पाई भी आता है, कहीं K का वैल्यू 1 आता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किसके किसके बीच रिलेशन है और कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए उस कांस्टेंट को निकालने के लिए। ये लंबी बात है, तो ये सिंपली आप जाने डायमेंशनलेस कांस्टेंट को हम डायमेंशनल एनालिसिस के केस में उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो डायमेंशनल कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है। ये पहले हम लोग जान चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है कि द डायमेंशनल मेथड फेल्स टू डिराइव द रिलेशन लाइक एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला हम आपको लिख भी देते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट जो होता है ना, उसके वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते हो, है ना। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी फाइंड, है ना, आउट बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल मेथड्स। तो K का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ओके। पहला इसका हुआ। सेकेंड जो होगा वो क्या है, जैसे मान लो रिलेशन है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तब देखिए इसको आप डिराइव नहीं कर सकते हो, दैट कैन नॉट बी डिराइव, है ना, दैट रिलेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड। मेरी बात समझे।
देखिए अब कुछ बच्चों के मन में हो सकता है कि सर अभी तो आप प्रूव करके वो दिखाए कि डायमेंशनली ये करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, और देखो यहीं पे आपको क्लियर होगा डायमेंशनली ये करेक्ट है, ये एक अलग बात हुई, और डिराइव द रिलेशन है ना एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अलग चीज है। तो इस तरह से अगर टूटा हुआ रहेगा, ब्रेक में रहेगा एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे रिलेशन को डायमेंशनल मेथड से हम नहीं निकाल सकते। ओके, हाँ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं, ये उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे रिलेशन निकलेगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका कि जो भी क्वांटिटी किसी पे निर्भर करता है, जैसे अभी आपको बताया ना कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर भी, तो सब हमको प्रोडक्ट में लिखा, कहीं पे प्लस साइन या माइनस साइन नहीं दिया, ये बात गौर कीजिए, ये इसका लिमिटेशन है। हम एस इक्वल टू यूटी में निकाल सकते हैं, जैसे एस इक्वल टू होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो उसके केस में ये देखिए ये सही है, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ऐड करके क्या आएगा इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। दैट इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखिए थर्ड, देखिए कहोगे सर क्या खाली एस यू भी यही सब आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं आता है, साइन थीटा कॉस थीटा है ना सेक थीटा, बहुत सा है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसके बाद लॉगरिथम लॉग का भी आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, नहीं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे मान लो साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, इसका अपोजिट हुआ, इसके बाद लॉग से रिलेटेड लॉग एक्स मान लो, पावर एक्स मान लो, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना, और ये लॉगरिथम का है, और एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिलेशन इससे संबंधित होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या लॉग एक्स और पावर एक्स से, ऐसे रिलेशन को हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, और इस तरह के फिजिकल रिलेशन को हम बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यू कैन नॉट गेट इट। ओके, इसके बाद आपका चौथा है ना कि पावर, देयर आर ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी है आपका, एल है, एम है, एल है, टी है, तो अगर एम एल टी है, इससे ज़्यादा अगर 3 से ज़्यादा अगर आपका आ जाता है तो वैसे पूरे कर सकते हैं। मेनली ये जो आपका रिलेशन है वो एम एल टी के पर रिलेटेड है। पांचवा जो है, जैसे कि रिलेशन अभी आपको मैं लिख देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये न्यू है, न्यू इक्वल टू आपको ये रिलेशन आ जाएगा 1/L अंडर रूट, ये कहीं कहीं टी लिखता है, कहीं एफ भी लिखता है, T/M, राइट। ये रिलेशन में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दूंगा बनाने के लिए भी, अब ध्यान से इसको देखिए, राइट। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है वायर का, जिसे होता है ना सारंगी बजता है या गिटार, जो भी वायर से जो ध्वनि निकलता है, साउंड है ना, उसके केस में है टेंशन है, टी टेंशन है या वायर के बीच में, और उसको प्लग करते हैं तो आवाज़ निकलती है, साउंड। तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो डिपेंड करता है एल पे, है ना। जो फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी एफ कर सकते हो या न्यू कर सकते हो, ये न्यू है ना, तो ये डिपेंड करता है लंबाई पे, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, राइट। इसके अलावा टी जो है वो टेंशन है, टेंशन ऑफ द वायर, टेंशन ऑफ द वायर। और एम जो है, एम पे ध्यान दोगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत मार्केबल चीज है, अगर ये पता नहीं चलेगा बच्चों को नहीं रहेगा वो इसको वेरीफाई कर ही नहीं सकता है। एम जानते क्या है, एम है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, राइट। अब देखिए यहाँ चूंकि मास है तो बच्चे क्या करेंगे, सीधे मास का एम लिख देंगे, नहीं, इसका डायमेंशन अगर एम का निकालोगे तो होगा क्या, मास पर यूनिट लेंथ है, मास बाय लेंथ, राइट। तो मास का एम होगा और लेंथ का एल होगा, राइट, हो जाएगा एम एल माइनस 1। जो बच्चा इसको रखेगा, इस पर पुट करेगा तो उसको रिलेशन मिलेगा न्यू इक्वल टू 1/L अंडर रूट T/M। ये जो आपका थर्ड प्रॉपर्टी था या एप्लीकेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का, उसके अनुसार आप इसको अगर सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा न्यू इक्वल टू 1/L अंडर रूट T/M, राइट। ये निकल गया आपको, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो न्यू का वैल्यू होता है 1/12 अंडर रूट T/M। यहाँ पर भी वही लफड़ा है,
है ना, वही लोचा है जो लोचा यहाँ पे था, एफ इक्वल टू के एम आर भी निकाले थे ना, ए बी सी, राइट। और इसका वैल्यू आया था, क्या आया था, ध्यान दीजिए, के तो रहेगा ही, इसका 1 आया था, आर का भी क्या आया था, -1 आया था, और बी का आया था 2, राइट। और फाइनली हम लोग आए थे एफ के एम बी स्क्वायर बाय आर। और अब के का वैल्यू क्या आया था, के का वैल्यू आया था 1/2। तो फॉर्मूला निकल गया एफ इक्वल टू हाफ, सॉरी, एम बी स्क्वायर बाय आर, एम बी स्क्वायर बाय आर, क्या आया, राइट। यहाँ पर भी ये आएगा फॉर्मूला, आपको जो डिराइव करोगे, लेकिन आप ध्यान रखना इसको, तो आपको आएगा 1/L अंडर टी बाय एम, लेकिन आता क्या है 1/2L। इसका मतलब हुआ कि ये जो 1/2 है ना, हाफ के क्या वैल्यू है, राइट, इसका वैल्यू वो हम निकाल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ यूनिट मेजरमेंट का, ये आपका आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको फिर हम न्यूमेरिकल वगैरह बताएंगे। ओके।